साल 1857। ये सिर्फ एक साल या कोई तारीख नहीं है, नहीं, ये उस तूफान का नाम है, एक ऐसा तूफान जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को आप समझिए जड़ से हिलाकर रख दिया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों की बगावत थी या फिर एक पूरे देश के सीने में जो आग दबी हुई थी उसकी पहली धधकती हुई ज्वाला। इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी कहानी घूमेगी। तो चलिए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये तूफान आखिर बन कैसे रहा था, फिर वो चिंगारी कैसे भड़की, कैसे ये बगावत पूरे देश में फैली, और फिर अंग्रेजों ने कैसे पलटवार किया, इसके बाद क्या कुछ बदला, और आखिर में हम उसी सवाल पर लौटेंगे, ये एक विद्रोह था या एक क्रांति। देखिए, एक बात तो साफ है, ये जो विद्रोह था ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, नहीं, इसके पीछे ना दशकों से, सालों से सुलगता हुआ गुस्सा था, एक गहरा असंतोष था। माहौल आप समझिए बिल्कुल तैयार था, बस एक चिंगारी का इंतजार हो रहा था। तो आखिर वो वजहें थीं क्या? अगर हम इन वजहों को देखें तो इन्हें मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। राजनीतिक कारण थे, आर्थिक थे, सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे, और हाँ, सैन्य कारण भी। लेकिन जैसा कि देखा जा सकता है सबसे बड़ा हिस्सा वो राजनीतिक वजहों का था, और इन राजनीतिक कारणों में सबसे ऊपर थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं। अब ये थी क्या? बहुत सीधी सी बात थी, अगर किसी रियासत के राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो बस उसका राजपाट, उसकी रियासत सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाएगी। सोचिए, इस एक नीति ने भारतीय राजाओं में कैसी खलबली मचा दी होगी। और ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, इसे लागू भी किया गया। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, एक के बाद एक कई रियासतें इसी नीति के तहत अंग्रेजी राज में मिला ली गईं। और हद तो तब हो गई जब 1856 में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाकर उसे भी हड़प लिया गया। इससे तो जनता में गुस्सा और भी भड़क गया, और बात सिर्फ रियासतों तक ही सीमित नहीं थी। अब अंग्रेजों की नज़र सीधे मुगल बादशाह के सम्मान पर थी। लॉर्ड डलहौजी ने कह दिया कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके वारिसों को लाल किला खाली करना होगा। और फिर लॉर्ड कैनिंग ने तो एक कदम और आगे बढ़कर बादशाह की उपाधि इस्तेमाल करने पर ही रोक लगा दी। मतलब जो भारत का सिंबॉलिक हेड था, उसकी इज्जत को खुले आम नीलाम किया जा रहा था। अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर। यहाँ भी हालत बहुत खराब थे। अंग्रेजों ने जमीन पर इतने भारी टैक्स लगा दिए थे कि किसानों की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। और दूसरी तरफ उनकी नीतियों की वजह से भारत के जो छोटे छोटे उद्योग थे, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वो सब तबाह हो गए। लाखों कारीगर, बुनकर सब बेरोजगार हो गए। तो देखिए, माहौल में बारूद तो भर चुका था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरफ से। अब बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के रूप में। हुआ ये कि 1857 की शुरुआत में ब्रिटिश सेना में एक नई राइफल आई, एनफील्ड राइफल। अब इसका सिस्टम थोड़ा अलग था। इसमें जो कारतूस यानी कार्ट्रिज लगता था, उसे बंदूक में लोड करने से पहले मुंह से दांत से काट कर खोलना पड़ता था। और बस यहीं से सारी बात बिगड़ गई। सेना में एक खबर, एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। खबर ये थी कि इन कारतूसों पर जो ग्रीस लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब सोचें, हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र है और मुसलमान सैनिकों के लिए सूअर हराम। ये उनके लिए सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर सीधा हमला था। और इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने बगावत का पहला बिगुल फूंका। उन्होंने अपने अफसरों पर हमला कर दिया। सिर्फ 10 दिन के अंदर 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने इस चिंगारी को बुझा दिया है, पर वो गलत थे। ये तो बस शुरुआत थी। 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। और फिर अगले ही दिन 10 मई को मेरठ की पूरी छावनी ने विद्रोह कर दिया। मेरठ में जो आग भड़की थी वो अब सिर्फ बैरकों तक सीमित नहीं रहने वाली थी। ये आग छावनियों से निकलकर शहरों और गांवों तक, यानी कि बैटलफील्ड्स तक पहुंचने वाली थी। मेरठ से निकले सिपाही रुके नहीं, वो सीधे दिल्ली की ओर चल पड़े। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। इस एक कदम से इस बिखरी हुई बगावत को एक चेहरा मिल गया, एक केंद्र मिल गया। और फिर तो जैसे एक लहर चल पड़ी। दिल्ली के बाद विद्रोह की ये आग कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, पूरे उत्तर भारत में फैल गई। और हर जगह कमान संभाली स्थानीय नायकों ने। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में थे 80 साल के नौजवान कुंवर सिंह, और झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का वो ऐलान,
मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ उनके शब्द नहीं थे, ये उस पूरे विद्रोह की आत्मा की आवाज थी। ये उस जिद और जुनून का प्रतीक था जिसके साथ लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। शुरुआत में तो अंग्रेज भी इस विद्रोह के पैमाने को देखकर चौंक गए थे, लेकिन जब उन्होंने संभल कर पलटवार किया तो वो बहुत ही बेरहम और क्रूर था। उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसके लिए अंग्रेजों ने अपने सबसे काबिल और कह सकते हैं कि सबसे निर्दयी कमांडरों को मैदान में उतारा। दिल्ली में जॉन निकोलसन, कानपुर में कॉलिन कैंपबेल, झांसी में ह्यू रोज। इन सब का सिर्फ एक ही मिशन था, विद्रोह को जड़ से उखाड़ फेंकना। और फिर शुरू हुआ एक एक करके विद्रोही ठिकानों पर दोबारा कब्जा करने का सिलसिला। विद्रोह को सैन्य रूप से तो कुचल दिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारत में ब्रिटिश राज का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक नया दौर शुरू होने वाला था। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। अब भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया, और जो गवर्नर जनरल होता था उसका पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो सीधे क्राउन को जवाबदेह था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह से एक और सबक लिया कि सेना पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए आर्मी को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया। भारतीय सिपाहियों के मुकाबले यूरोपियन सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, और सबसे अहम बात, तोपखाने जैसे जितने भी भारी और जरूरी हथियार थे उन पर से भारतीय सैनिकों का कंट्रोल पूरी तरह हटाकर उन्हें सिर्फ अंग्रेजों के हाथों में दे दिया गया। तो चलिए अब हम लौटकर अपने उसी पहले सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था कि 1857 की इस महान घटना को क्या कहा जाए, एक विद्रोह या एक क्रांति। इस सवाल पर इतिहासकार आज भी एकमत नहीं हैं। एक तरफ जॉन लॉरेंस जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं और सर सैयद अहमद खान जैसे भारतीय भी, जो इसे मूलतः एक सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटिनी मानते हैं। तो दूसरी तरफ वीडी सावरकर, बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता जैसे विचारक हैं जो इसे राष्ट्रीय विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो नतीजा जो भी रहा हो, एक बात तो तय है, 1857 का विद्रोह भले ही जंग के मैदान में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसने पूरे भारत में एक नई राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। शायद ये पहली बार था जब राजा, किसान, सिपाही सब एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े हुए थे। ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आज़ादी की उस बड़ी मशाल को रोशन किया। और सवाल आज भी वही है कि सैन्य हार के बावजूद इस विद्रोह की गूंज आज भी हमारे जहन में क्यों जिंदा है।